नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 का सामान्य अध्ययन पेपर यानी कि जीएस वाले पार्ट का सॉल्व पेपर देखेंगे। और इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 150 प्रश्न का ये पेपर होता है, जिसमें जीएस वाले पार्ट में 30 प्रश्न पूछा जाता है और सब्जेक्ट से 120 प्रश्न, तो टोटल 150 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो जीएस वाला पार्ट हम लोग देखेंगे 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो ये कहा गया था शतपथ ब्राह्मण में। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है और इस ग्रंथ में मलेच्छ उन्हें कहा गया है जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे या जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषा भाषी थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कोड के माध्यम से बताना था कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो एक तरफ है राजा, दूसरी तरफ उनकी पत्नी का नाम दिया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, तो एक हो जाएगा तीसरा। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, तो बी का हो जाएगा पहला। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और कुमार गुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी, डी का हो जाएगा चौथा। 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, और दूसरा है इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बता दें कि दोनों ही कथन सही हैं। सी विकल्प सही हुआ, 1 और 2 दोनों। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, और इस पुस्तक में राज्य शासन यानी कि राजतंत्र से संबंधित विस्तृत निर्देश हैं, जैसे कि राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा, राजपूतों और एवं जासूसों का जो है इसमें चयन, न्याय व्यवस्था, पुलिस एवं सेना, सुरक्षा आदि से संबंधित वर्णन है इसमें। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण कुछ विद्वान जैसे कि स्टेन, विंटरनीज, कीथ और आरजी भंडारकर अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? तो इब्न बतूता ने, ये विकल्प यहाँ पे सही है। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो कि यह 1333 ईस्वी में उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश कर दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा था, और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और उसे अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में दिल्ली के विषय में उल्लेख किया है। वह दिल्ली को बृहद व भव्य शहर बतलाता है। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा उत्कृष्ट शहर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 की में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अतिक्रमण पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है, और संसद के जिस सदन में महाभियोग का संकल्प लाया जाना होता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा वह संकल्प हस्ताक्षरित होना चाहिए, और संकल्प प्रस्तावित करने से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो
तो राज्य के उच्च न्यायालय क्या मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपलब्धता में उस उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वह शपथ लेगा। 8वां प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो यह भाग 9, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद देखा जाए तो 243 से लेके 243 अड़ा तक जो है पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन है। और संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 संविधान में जोड़ा गया, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुजरात में है कावेली या कोयली कहा जाता है इसे, कोयली, और कोयली है, वाडीनार है, जामनगर तेल शोधनशाला, ये सभी गुजरात में ही है। केरल में है कोच्चि तेल शोधनशाला और पश्चिम बंगाल में है हल्दिया तेल शोधनशाला। तो छत्तीसगढ़ में जो है कोई भी तेल शोधनशाला नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो इसमें ऑरेंज रिवर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी है। यह ड्राकेंसबर्ग पर्वत से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तथा लेसोटो के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। हंटर नदी हो गया, फ्लिंडर्स नदी और गिलबर्ट नदी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल सी, फिर आपको उसी से रिलेटेड जो है वीडियो देखने को मिलेगा। आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी वहाँ पे तत्काल मिल जाएगा। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल है अनअकैडमी पे, इसे भी आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी जो है शुरू कर दिया गया है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे कराया जाता है 8 बजे शाम को, ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया इसका। बैच कोर्स जो अवेलेबल हैं अभी अनअकैडमी पे, इसे भी आप देख सकते हैं। आर मेंस का फर्स्ट पेपर का बैच कोर्स शुरू कर दिया गया है, जो कि 10 दिसंबर से ये शुरू हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का सब्सक्रिप्शन जो फीस दिया गया स्ट्रक्चर, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना आपको जो है मंथ वाइज है और यहाँ पे ईयरली भी है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे, साथ में रेफरल कोड है एग्जाम लर्नर, तो इससे आपको 10% का एडिशनल जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। आप टेलीग्राम पे भी जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है यहाँ पे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास यानी कि कमी दर्ज हुआ है? तो है नागालैंड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार यदि इन राज्यों में देखा जाए तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है, केरल में रहा है 4.9% और सिक्किम में रहा है 12.9%, मणिपुर में रहा है 24.5% और नागालैंड में वहीं देखा जाए तो -0.6% रहा है। तो कमी कहाँ दर्ज किया गया? नागालैंड सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो है जन्म नियंत्रण, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
1798 ईस्वी में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं, और माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना है। उन्होंने विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपायों द्वारा जनसंख्या को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को जो है उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। तो जन्म नियंत्रण यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र, सी विकल्प सही हो जाएगा। जीवोम एक बृहद प्राकृतिक पारितंत्र है और जिसमें पौधों और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं। यहाँ पर सभी जीव जंतुओं में न्यूनतम समान विशेषताएं होती हैं और जीवों के सभी क्षेत्रों में समान पर्यावरणीय परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, डी विकल्प सही हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर और वर्ष 1987 में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशनपुर पशु विहार को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितना है? तो 2.2%। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार 2015-16 में, ये 2018 में पूछा गया था, 2015-16 में उस समय भारत में सकल प्रजनन दर यानी कि TFR जो था 2.2 थी और राज्यों में सर्वाधिक सकल प्रजनन दर जिसका था वह था बिहार का था 3.4 और सबसे कम था सिक्किम का 1.2। उत्तर प्रदेश में सकल प्रजनन दर उस समय थी 2.7%। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो है वर्ष 1921, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना वर्ष 1921 को भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक 0.31% हो गई थी। अगला प्रश्न है, SRI विधि संबंधित है किससे? तो ये धान से संबंधित है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। SRI यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि की खोज जो है मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लॉलिना, यह मूलतः फ्रांस के थे, इनके द्वारा की गई थी। ये धान की कृषि से संबंधित है, इसे श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। SRI विधि को श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया फसल, दूसरी तरफ कीट, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन मूंगफली फली छेदक, ये जो है गलत है। मूंगफली में कौन सी कीट लगते हैं? तो सफ़ेद गिडार कीट लगते हैं, ना कि फली छेदक। बाकी सभी सुमेलित हैं। चना में फली छेदक, धान में बंका और मक्का में तना छेदक। अगला जो प्रश्न है, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी है? तो यह 300%, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फसल चक्र सघनता प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? तो फसल चक्र में उगाई गई कुल फसल बटे फसल चक्र का समय यानी कि वर्ष और गुणा किया जाता है 100 से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 300%। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है फसल, दूसरी तरफ है प्रजाति, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अलसी दिया गया चमत्कार, तो जो है ये गलत है आपका। बाकी सभी सुमेलित हैं। मूंगफली की प्रजाति है कौशल, सरसों का है वरदान, चना का है उदय। चमत्कार जो है ये आपका अलसी की प्रजाति नहीं है बल्कि ये मटर की प्रजाति है। चमत्कार किसकी प्रजाति है? तो मटर की प्रजाति है। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो है खसरा, सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक एक प्रकार का पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है।
जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे कि क्षय रोग यानी कि टीबी, टिटनेस, हैजा आदि के उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। विषाणु से होने वाले रोग जैसे कि खसरा हो गया, पोलियो, चेचक आदि के उपचार के लिए प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रेडियो का खोज दिया गया है कार्ल बेंज, गलत है। रेडियो की खोज की गई थी मार्कोनी के द्वारा, रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई थी। बाकी सभी सुमेलित हैं। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। बैरोमीटर ई टॉरिसेली, डायनमो माइकल फैराडे। अगला जो प्रश्न है, संचार उपग्रह सदैव या भू स्थिर रहते हैं? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर और पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल वह पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, वह भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। सभी संचार उपग्रह भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो वह जर्मेनियम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ये मैथ का सवाल है। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले सम षट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यह होगा 18 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सम षट्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 × √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे जो है आपका लग जाएगा। तो आंसर यहाँ पे होगा डी ऑप्शन 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसे जो है सॉल्व करना है। इसका मान पूछा गया कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन सही होगा, 7/8 सही होगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण से सवाल है। तो 3 प्रश्न जो है मैथ से यहाँ पे पूछे गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे +1, सी ऑप्शन। और अगला जो प्रश्न है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो ये करेंट से क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं सैन्य अभ्यास से जो है प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान में संपन्न हुआ था, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो 18 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि सूरतगढ़ राजस्थान में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था। और ये भी करंट अफेयर से ही था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो साइना नेहवाल ने जीता था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें 138वां था भारत का स्थान, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 2020 की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर था 2020 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 138वां। तो दोस्तों ये था आपका ELT ग्रेड एग्जाम 2018 सामान्य अध्ययन पेपर का सॉल्व पेपर। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे।